तो ऑयल सीड क्या होता है? ऐसी फसलें जिनसे क्या प्राप्त होता है बेटा? जिनसे तेल प्राप्त होता है। क्रॉप्स फ्रॉम विच ऑयल कैन बी extracted is known as oil seed crop। अब आप ये बताइए कि फसलों में तेल कहाँ रहता होगा? क्या आपको पता है ये बात? फसलों में तेल, अब आपने बोल दिया सर कि फसलों से हमको तेल प्राप्त होता है, तो कहाँ रहता होगा तेल? बताओ, इन फसलों में तेल कहाँ रहता होगा? हाँ तो बीज में तो रहेगा ही। बीज में, बीज से तो तेल ही निकलता है, तो बीज में किस जगह या कहाँ? बताओ, बीज में कहाँ? अब आपने बोला सर दालों से प्रोटीन मिलता है, तो कहाँ है प्रोटीन? देखा है तुमने? ऊपर लगा सर वो काला काला, बीज में वो प्रोटीन है, नीचे जो सफेद सफेद लगा है वो तेल है। ऐसा क्या? तो बताओ फिर, ये तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। अब तुमको अगर ये क्लियरिटी रहेगी ना तो हम फिर से आगे बढ़ जाते। या ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता तो भी तुम्हारे दिमाग में आता क्या? मैं पढ़ा के निकल जाता, तुमको आते नहीं क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पूछा हुआ है कि तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे, या तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तेल तो है सर, पर तेल हमको बीजों से, बीजों में ऐसा क्या है जो तेल में, जिसमें तेल भरा हुआ है? क्या है? पोर्स में? पोर्स में तेल होते तो फिर ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी? पोर्स में अगर तेल होगा तो फिर ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी? है, चलो इसका पता करके आना कल, ठीक है? अब बेटा जो हमारी, हाँ, स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा को तेल के लिए थोड़ी होते हैं बेटा, स्टोमेटा तो दरवाजा है, पत्तियों में पाया जाता है, बीजों में नहीं पाया जाता है। चलो, तो बेटा ऑयल सीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो तिलहनी जो फसलें होती हैं, तिलहनी, ये जो हमारी ऑयल सीड्स होती हैं, ये बेटा 9 फसलें हैं। कितनी फसलें हैं टोटल? 9। कितनी फसलें हैं? 9। 9 में से 7 ऐसी फसलें हैं हमारी जो तिलहनी फसलें हैं, और उनको हम खाते हैं। खाने वाली मतलब ईडेबल ऑयल सीड। खाने वाली मतलब ईडेबल। यहां से बेटा आईसीआरसीयूटी और एमपीपीएटी दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? क्या है ये? 7 हमारी ऐसी हैं जो हमारी खाने योग्य हैं, और 2 हमारी ऐसी हैं जो कैसी हैं? जो है बेटा हमारी नॉन ईडेबल, नॉन ईडेबल ऑयल सीड क्रॉप। इनको हम क्या बोलते हैं? इनसे हम बोलते हैं, ये हमारी खाने योग्य, ये हमारी कैसी है बेटा? खाने योग्य। खाने योग्य हमारी कौन सी है ये? तिलहन, तिलहनी फसलें, खाने योग्य तिलहनी फसलें। और ये हमारी कैसी हैं? ना खाने योग्य, ना खाने योग्य, इनको खाया नहीं जाता। तो कितनी फसलें बेटा आपकी ऑयल सीड क्रॉप? 9। कितनी है ऑयल सीड? 9। 7 कैसी है? खाने वाली, और 2 कैसी है? ना खाने वाली। 2 खाने, ना खाने वाली कौन कौन सी हैं? एक बेटा आपकी अरंडी, एक क्या है आपकी? अरंडी। अरंडी देखिए, अरंडी मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे कैस्टर। कैस्टर देखा है? अरे किस किसने देखा है? बताओ। अरंडी देखिए, इतना बड़ा सा बीज होता है काला कलर का, देखा है? इतना बड़ा, जंगलों में मिलता है अक्सर, है ना? और एक हो जाएगी हमारी बेटा कौन सी? एक हो जाएगी आपकी अरंडी, और दूसरी हो जाएगी आपकी लिंसीड। 2 लिखो। 2 फसलें कौन सी हैं जो नॉन ईडेबल हैं? कौन सी है ये जो नॉन ईडेबल हैं? लिंसीड, लिंसीड मतलब हो जाएगा अलसी, ठीक है? ये हमारी कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारी नॉन ईडेबल। कौन सी हो जाएंगी? नॉन ईडेबल। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी? लिंसीड मतलब अलसी, ठीक है क्या? ये हमारी कैसी है? नॉन ईडेबल, नॉन ईडेबल ऑयल सीड क्रॉप। और बाकी लिखो बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सोयाबीन, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो उनमें से आ जाएगा जैसे हमारी सोयाबीन। सोयाबीन का तेल खाते हो क्या? सोया
बीन। मूंगफली का खाते हो क्या? अरे बताओ भाई, हैं? सोयाबीन से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोयाबीन से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूंगफली से क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट। सरसों का तेल खाते हो क्या? सरसों से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। वेरी गुड। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी कौन सी? मस्टर्ड के बाद और काय का तेल खाते हो आप? कुसुम का। कुसुम का खाते हो? कुसुम मतलब हो जाता है हमारा सेफ्लॉवर। क्या हो जाता है? सेफ्लॉवर। सबसे अच्छा माना जाता है हृदय रोगियों के लिए। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ना बेटा, कौन से पेशेंट होते हैं? हार्ट के। हार्ट के पेशेंटों के लिए कौन सा अच्छा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? सेफ्लॉवर का। ठीक है क्या? इसके साथ साथ मैं देखूं तो एक हो जाती है आपकी सूरजमुखी। सूरजमुखी नाम सुना है? हाँ, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी मतलब हो जाता है क्या? सनफ्लावर। फिर हो जाएगा आपका तारा मेरा। तारा मेरा। तारा मेरा मतलब हो जाता है बेटा रेपसीड। रेपसीड। और फिर हो जाता है बेटा आपका तिल। तिली का तेल जैसे हम बोलते हैं सीसेमम। सिसेमम इंडिकम। 6 और ये 7 डन है क्या? तो 7 हमारी कैसी फसलें हैं जिनके तेल को हम खाते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ईडेबल ऑयल सीड। और 2 हमारी बेटा है नॉन ईडेबल ऑयल सीड। डन है क्या? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नॉन ईडेबल फसल है, तो कौन सी है वो हमारी? हाँ, तो वो कौन सी है बेटा? अरंडी। और एक हो जाएगी हमारी कौन सी? लिंसीड। अरंडी से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैस्टर। क्या बोलते हैं? कैस्टर। क्या बोलते हैं? कैस्टर। क्लियर है क्या? अरे डन यहाँ तक। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराने जमाने की, या सबसे जिसको पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं, वो हमारी कौन सी ऑयल सीड क्रॉप हो जाएगी? तो सबसे प्राचीन हो जाएगी बेटा कौन सी? तिल। कौन सी हो जाएगी? तिल। सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन है बेटा हमारी तिल। याद रहेगा? तो तिल है ना, जो तिली का तेल, तो जो तिली का तेल है ना बेटा, ये सबसे पुराना ऑयल माना जाता है। सबसे पुराना ऑयल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप। क्या नाम देते हैं इसे? ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप मतलब सबसे प्राचीन तिलहनी। सबसे प्राचीन तिलहनी जो है वो ये क्या है? हमारी फसल है। डन है क्या? चलो अब हमको ऑयल और फैट खाना क्यों जरूरी है बताइए। ऑयल और जो फैट हम खाते हैं ये क्यों जरूरी है? ऑयल और फैट मतलब तेल और वसा। फैट से क्या बोलते हैं? वसा। ऑयल से क्या बोलते हैं? तेल। तो ये खाना क्यों जरूरी है? अरे बताओ। ऑयल और फैट को खाना क्यों जरूरी है? तो बेटा ऑयल एंड फैट के अगर हम यूजेस देखें तो सबसे पहले हो जाता है, ये करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये? शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम। अगर आपको टेम्परेचर क्लियर है क्या? अगर जो ज्यादा मोटा रहेगा ना उसको ज्यादा गर्मी लगती है, और जो ज्यादा पतला रहेगा उसको ज्यादा ठंड लगती है। तो फैट आपकी बॉडी में क्यों होना जरूरी है? क्योंकि ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमको इनसे मिलती है ऊर्जा। दूसरी बात क्या मिलती है हमको इनसे? ऊर्जा। ऊर्जा कितनी मिलती है? अगर 1 ग्राम फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। आईसीआरसीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा एनर्जी काय से मिलती है? फैट से। काय से मिलती है? फैट से मतलब बसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा काय से मिलती है बेटा? बसा से मिलती है। काय से मिलती है? बसा से मिलती है। क्लियर है क्या? बसा अगर 1 ग्राम आपके शरीर में बचेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बचेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम बचेगा तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट अगर बचेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? कार्ब बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट बचेगा
तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2। आधे बच्चों को ये नहीं पता कि सर क्या पूछ रहे हो। तो ये सब लिखवाया हुआ है, जब मैंने तुमको सीरियल लिखवाई थी, सीरियल लिखवाई थी ना, तो आपने पढ़ा नहीं है या आपने लिखा नहीं है, तो उसको लिख लेना। क्लास मत छोड़ो, क्लास छोड़ोगे तो पीछे का छूटता जाएगा, है ना। हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, तुम लोगों का घाटा होता जाता है, तो छोड़ो मत, जो पढ़ा है उसको पढ़ते जाओ। अब हमको क्या देखा कि ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें खाने से क्या मिलता है? ऑयल और फैट, जो हमारे शरीर को क्या करता है? तापमान को मेंटेन करता है, और इसको खाने से हमारे शरीर को 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब तेल बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तेल? दो प्रकार के। घी देखा है आपने? किस किस ने देखा है? पक्का? डालडा देखा? डालडा है, जम जाता है कि नहीं जमता है? फ्रिज में जमता है क्या? क्या नहीं जमता है? हैं? हैं? बिना फ्रिज के, बिना एसी के, बिना कूलर के, क्या एक कटोरी में आपने डालटा रखा है तो क्या वो जम जाएगा? जम जाएगा ना। अगर बिना किसी चीज को उपयोग करे, इसी अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं, इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। अगर शब्द देखे ना आपको कहीं भी लिखा, तो समझ जाना कौन सी चीज। रूम टेम्परेचर मतलब जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है, ठंड है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, उससे क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा से? रूम टेम्परेचर। तो क्या रूम टेम्परेचर पे डाल्टा जमा हुआ आता है? आता है क्या जमा हुआ? पक्का? और क्या हमारे सरसों का तेल जम जाता है क्या? पक्का? यस सर, मतलब जम जाता है या ना नहीं जमता है? हैं? नहीं जमते ना। तो बेटा जमने के आधार पे, काय के आधार पे? जमने के आधार पे हमने फैट को दो भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों में। एक हो जाता है हमारा सेचुरेटेड। क्या हो जाता है बेटा? सेचुरेटेड। क्या हो जाता है एक हमारा? सेचुरेटेड। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट। क्लियर है क्या? और दूसरा होता है बेटा, बात मत करो, दूसरा होता है हमारा अनसेचुरेटेड। मतलब ये हो जाता है हमारा असंतृप्त, असंतृप्त वसा। पहला क्या हो जाता है हमारा? सेचुरेटेड, और दूसरा क्या हो जाता है? अनसेचुरेटेड। पहला हमारा सेचुरेटेड और एक हमारा अनसेचुरेटेड। जो बसा या जो ऑयल कहां जम जाता है बेटा? रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। क्या हो जाता है ये? रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। वो किस प्रकार का कहलाता है? सेचुरेटेड। वो किस प्रकार का फैट कहलाएगा? सेचुरेटेड। किस प्रकार का फैट कहलाएगा? सेचुरेटेड मतलब संतृप्त बसा। डन है क्या? और जो हमारा बसा रूम टेम्परेचर पे क्या नहीं होता? नहीं जमता, जो रूम टेम्परेचर पे नहीं जमता, वो क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहलाता है वो? अनसेचुरेटेड फैटी। फैट को बेटा हम फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में हम बसा या फिर हम इसे बसीय अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बसा या फिर बसीय अम्ल। डन है क्या? तो जो बसा हमारे रूम टेम्परेचर पे जम गया उसे क्या बोलोगे? सेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलोगे? सेचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप ये बताओ, आपने एक बीमारी का नाम सुना है क्या? बताओ। आपने एक बीमारी का ब्लॉकेज किसके सुना है? कि ब्लॉकेज हो गई भैया, हार्ट अटैक आ गया, ब्लॉकेज हो गई, धड़कन रुक गई। सुना है क्या? सुना है कि नहीं सुना है? उसके इलाज में ब्लॉकेज मतलब क्या समझते हो? क्या जम जाता है? खून जम जाता है। काय से ब्लॉक हो जाती है? मिट्टी चली जाती है, रेत चली जाती है, हैं? वेरी गुड। काय से? फैट से। काय से? फैट से। काय से? तो आपकी जब वेन्स या आपकी आर्टरीज जहां से ब्लड फ्लो करता है, वहां पे जब काय का, जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पे फैट जमना चालू हो जाता है। और जमना चालू हो जाता है तो खून की चाल आपकी धीरे पड़ जाती है। पाइप को आप दबाओगे पैर से तो पानी निकलेगा क्या उस तरफ? नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही आपकी नसों में जब फैट जम जाएगा तो आपकी नसें क्या हो जाती है बेटा? ब्लॉक हो जाती है। फिर हम छल्ला डलवाते हैं, स्टंट डलवाते हैं कि नहीं डलवाते हैं? उसके इलाज में आपके घर में किसी का डला है स्टंट? किसी के जिसका ब्लॉकेज हुआ होगा, पर वो हॉस्पिटल जाते हैं और एक छल्ला डलवाते हैं।
वो छल्ला कैसा रहता है बेटा, इस तरीके के लोहे का बना रहता है, दो आपस में छेद रहते हैं। क्लियर है क्या? मान लो ये तुम्हारी नली थी, यहाँ पे क्या जम गया था आपके, बसा बसा जम गया था, यहाँ पे उठाए मैंने इस छल्ले को लगा दिया, तो छल्ला से अब क्या होगा, खून निकलने लगेगा, निकलने के लिए, तो ये हमारा ब्लॉकेज खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा क्या होता है कि जब आप ऐसे फैटी एसिड्स को खाते हो जो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड, कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड रहेंगे तो रूम टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बेटा बाहरी टेम्परेचर से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, ठंड में आपको ठंड लगती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो ऐसे फैटी एसिड्स को अगर आप खाओगे जो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर जाके क्या करने लगते हैं, ब्लॉकेज, क्या करने लगते हैं, ब्लॉकेज। जैसे कि उदाहरण में हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये काय का रूप ले लेते हैं बॉडी में जाके, कोलेस्ट्रॉल का। तभी तो बोलते हैं ना कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तुम्हारी बॉडी में, कमाओ इसको, एक्सरसाइज करो, या खाना तेल वगैरह खाना, या ज्यादा तला भुना खाना बंद करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? ताकि हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स ना जम जाए। तो हमारा घी क्या हुआ, अब बताओ घी क्या हुआ बेटा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। घी क्या है, सैचुरेटेड, इसलिए ज्यादा घी खाना अच्छा नहीं है। या तो फिर आप उतनी मेहनत करो, है ना, 2-3 घंटे खेत में जाके रोज काम करो, तो फिर सब कुछ बच जाएगा। और आपने क्या किया बेटा, 4 किलो घी खा के 2 घंटे वो के लिए पबजी, तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि वो आपकी शरीर में जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब डालडा कैसा होता है, डालडा है, डालडा, डालडा से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डालडा से बोलते हैं बेटा वानस्पतिक घी, क्या बोलते हैं इसे, वानस्पतिक घी। ऐसा घी जो काय से बना हुआ है, वानस्पतियों से बना हुआ है। घी काय से बनता है, घी पेड़ पौधों से बनता है, जानवरों से बनता है, जानवरों से, तो इससे हम बोलते हैं क्या, एनिमल घी। और इससे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव घी, इससे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। डाल्टा से क्या बोलते हैं, आप डाल्टा की पैकेट कभी लाके देखना, ऊपर लिखा रहेगा वानस्पतिक घी, तुम कहोगे यार ये घी तो बढ़िया है। डाल्टा कितने रुपए का मिलता है, 60 रुपए 70 रुपए किलो, कितने रुपए किलो मिलता है, और घी कितने रुपए किलो, तो फिर कितने का अंतर है, 10 गुना, है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है? तो फिर अंतर का है, अंतर है कि ये एनिमल प्रोडक्ट है और ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो आपको इस तरीके से, इस तरीके के कौन से फैटी एसिड नहीं खाने हैं, या इस तरीके से आपको क्या नहीं खाना है, इस तरीके की फसलों से निकलने वाले तेल नहीं खाना है, जिनमें कौन से तेल पाए जाते हैं, सैचुरेटेड, क्योंकि ये जाके आपको क्या करने लगते हैं, फिर नुकसान करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बेटा, नुकसान करने लगते हैं। जितने भी हमको एनिमल से प्राप्त चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें जो आपको काय से मिलती हैं, एनिमल से, काय से मिलती हैं, एनिमल से, उनमें कौन सा फैट होता है, तभी तो अगर ज्यादा मुर्गा, ज्यादा मांस ये सब खाओगे तो फिर आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मना करते हैं ना कि ज्यादा चिकन मटन ये मत खाओ, नहीं खाना चाहिए ना, क्यों नहीं खाना चाहिए, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं सब में क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिर्फ एक हमारी फिश है, उस फिश का नाम है ट्यूना मछली, क्या नाम है, ट्यूना फिश, उसको हम बोलते हैं ट्यूना फिश, जिसमें खूब सारा प्रोटीन होता है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होता है, इसलिए इसको खाना अच्छा माना जाता है। क्लियर है क्या? अच्छा, बाकी हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी फसलें हैं, मतलब जो हमको प्लांट से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, प्लांट से, उसमें किस प्रकार का पाया जाता है? अब आप ये बताओ, उदाहरण में इसमें क्या क्या सेक्शन हो सकते हैं? ग्राउंडनट का जम जाता है, क्या ग्राउंडनट का जम जाता है भाई, बताओ, अरे बताइए, है तिल, तिल का तेल जम जाता है क्या? आंवला का तेल जम जाता है, आंवला का, बजाज आलमंड नहीं, हाँ वेरी गुड। तो जितने भी हमारे कौन से हैं, प्लांट से हमको जो प्राप्त होते हैं वो कैसे रहते हैं, अनसैचुरेटेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट मतलब अपवाद, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, नारियल का तेल, नारियल का तेल। इसलिए तो बेटा क्या तुम नारियल का तेल खाते हो, नारियल के तेल खाते हो, साउथ में खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। नारियल का तेल जम जाता है कि नहीं, ठंड में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है, तो गड़बड़ है कि नहीं, उसको खाओगे तो वो आपकी नसों में भी जाके जम जाएगा। डन है क्या? चलो यहां तक लिखो। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनसेचुरेटेड तेल में ऐसा क्या पाया जाता है जो इनको जमने नहीं देता है, तेल तो तेल है भाई, तेल तो तेल है, ऐसा कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए ना जो इनको जमने से रोके।
तो वो है बेटा ओमेगा 3। वो क्या है? ओमेगा 3। क्या पाया जाता है इनमें? ओमेगा 3। तभी आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल की या ऑयल की एड अगर आपने टीवी पे देखी हो तो उसमें बोलते हैं वो ओमेगा के गुणों से भरपूर। किस किसने सुना है और किस किसने देखा है? सुना है क्या? क्या बोलते हैं? हाँ, ओमेगा के गुणों से भरपूर। जो ऑयल जो महंगे मिलते हैं ना, उनको तुम आज जाना दुकान पे, उनसे बोलना भैया हमको ऑलिव ऑयल दे दो, वो तुमको एक पैकेट देगा। उसकी पैकेट में ऊपर सबसे पहली लाइन ये लिखी होगी, क्या लिखी होगी? ओमेगा के गुणों से भरपूर। क्लियर है क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ओमेगा 3, सबसे ज्यादा ओमेगा 3 कौन से में पाया जाता है, तो वो आ जाता है हमारा बेटा पहले नंबर पे आ जाता है कुसुम। पहले नंबर पे क्या आ जाता है? कुसुम। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका सूर्यमुखी। इसलिए सबसे अच्छा कौन सा तेल माना जाता है बेटा? सबसे अच्छा तेल माना जाता है कुसुम का। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके तेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ओमेगा 3। और जितना ज्यादा ओमेगा 3 उतना महंगा तेल। क्लियर है क्या? क्योंकि ओमेगा 3 से ही तो इनकी क्वालिटी डिपेंड होती है। हाँ, महंगा मिलता है, हजार हजार रुपए लीटर तक मिलते हैं, है ना? क्यों मिलते हैं? क्योंकि फिर वो, क्लियर है क्या? काय से भरपूर है? ओमेगा 3 के गुणों से भरपूर। क्या बेटा? ये फैटी एसिड है, ये इस प्रकार का फैटी एसिड है जो जमता नहीं है। ओमेगा 3 भी क्या है? एक प्रकार का फैटी एसिड जो नहीं जमता। उस बाकी सारे जो है हमारे फैटी एसिड जम जाते हैं। अरे डन है क्या? और सबसे ज्यादा कहाँ में पाया जाता है? कुसुम के तेल में। तो कुसुम का तेल खाओगे तो अच्छा रहेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो काय का खाओगे? सूर्यमुखी का। काय का खाओगे बेटा? सूर्यमुखी का। क्लियर है क्या? हमारा जो है वो सोयाबीन का तेल भी ज्यादा अच्छा नहीं माना, मतलब ठीक है, रेट ठीक है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो वो ठीक माना जाता है ना? उसके बाद हम चॉइस करते हैं सरसों के तेल को। सरसों का तेल कौन कौन खाता है? हैं? सरसों के तेल को खाते हो ना बेटा? तो सरसों के तेल में होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, इसलिए वो तेल भी अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात पर हमारी वो जेब पे भी, मतलब अपने बस का भी तो होना चाहिए ना खरीदना। अब हजार रुपए लीटर का नहीं है तो क्या बैठ रहोगे? खाना नहीं खाओगे? खाना तो हम खाएंगे। तो फिर हम दूसरी चॉइस ले लेते हैं, तो भाई हम सरसों का तेल खाने लगते हैं या हम सोयाबीन का तेल खाने लगते हैं। लेकिन अगर हमारी क्या है, अगर हम उस चीज को परचेज कर सकते हैं तो फिर इन तेलों को परचेज किया जाता है। डन है क्या? चलो, अब हमने देखा था राजा रानी। अब हमने क्या देखा था? राजा रानी। जल्दी बताओ, ऑयल सीड का राजा कौन और ऑयल सीड की रानी कौन? ये सब मैं तुमको करा चुका हूं। और बेटा तुमके ना तुरंत जवाब नहीं आते जब तुम, राजा बेटा दालों का चना है। अब अभी भी बेटा तुमको ये नहीं पता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा है, और तुम अब ऐसे में बेटा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या है? बिना देखे तुम नहीं बता पाते हो कोई। अब तक तो तुमको रटी होनी चाहिए थी ये चीजें। तुम पहले पेज पलटाते हो, फिर देखते हो उसको और खुश हो जाते हो कि हमने बता दिया। तो इट्स नॉट गुड ना ये। अच्छी मतलब ये क्या है? ये गुड नहीं है ये। चीजें जो हमने पढ़ चुकी है वो तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए ना। अब तक तो रटी होनी चाहिए, तभी तो आगे कोई मतलब है पढ़ने का। तो राजा कौन है? राजा है बेटा हमारी मूंगफली। और रानी कौन है? मस्टर्ड नहीं है बेटा, सीसेम और ग्राउंड नट। चलो इसको लिखो। हम तो बेटा इतनी बार लिख रहे हैं, तुम ही नहीं लिखते हो, तुम याद भी नहीं करते हो। चलो अब आप ये बताइए कि सब भारत में कौन सी तिलहनी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? भारत में कौन सी तिलहनी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? ये भी बताया था बेटा मैंने तुमको। ये मैं सब बता चुका हूँ तुमको, बट तुम लिखते नहीं हो। हाँ, वेरी गुड। कौन सी है? सोयाबीन। अगर हम भारत की बात करें, काय की बात करें, भारत की या इंडिया की, तो भारत में एरिया हो या फिर प्रोडक्शन हो, तो फिर हम काय की बात कर रहे हैं बेटा? एरिया और प्रोडक्शन, मतलब क्षेत्रफल और उत्पादन। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में क्या सबसे पहले नंबर पे आता है? अरे क्या आता है बताओ? वेरी गुड। कौन सा आता है हमारा? सोयाबीन। ठीक है क्या? और सोयाबीन मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है? किस राज्य में उगाया जाता है बेटा? है? कहाँ उगाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को हम किस नाम से भी जानते हैं?
वेरी गुड। मध्य प्रदेश को हम जानते हैं सोया स्टेट के नाम से। क्लियर है क्या? पूरी इंडिया का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तेल काय का खाया जाता है भारत में, ये तो हमने क्या हुआ, ये तो हमने देखा कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा, ये हमने काय की देख ली, फसल के बारे में देख लिया। अब अगर हम देखें तेल के बारे में कि कौन से तेल का सबसे ज्यादा कंजप्शन किया जाता है, कौन से तेल को सबसे ज्यादा खाया जाता है इंडिया में, तो बेटा उसमें आ जाएगी हमारी कौन सी, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब हो जाएगी आपकी सरसों। इसलिए सरसों को बेटा इंडिया की मेन ऑयल सीड क्रॉप मानी जाती है। सरसों को क्या माना जाता है? भारत की मेन ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है क्या? प्रोडक्शन की बात देखें बेटा, प्रोडक्शन की अगर हम बात देखें, कंजप्शन के बाद प्रोडक्शन, तो ऑयल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होता है मूंगफली का। काय का? मूंगफली का। मूंगफली मतलब हो जाती है आपकी ग्राउंडनट। अगर फसलों के बारे में पूछा जाए कि तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? सोयाबीन। और अगर तेल का पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल का तेल सबसे ज्यादा, तेल तेल का सबसे ज्यादा नहीं, तेल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, कौन से फसल का तेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या निकाला जाता है, तो कौन सी है? मूंगफली बेटा, मूंगफली। मूंगफली का प्रोडक्शन तेल निकालने के लिए, क्योंकि बेटा मैंने आपको कल एक चीज लिखवाई थी, मैंने आपको प्रोटीन लिखवाए थे। प्रोटीन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? किसमें कितना प्रोटीन था? प्रोटीन सर इसमें सोयाबीन में और मूंगफली में कितना कितना प्रोटीन लिखा था? है सोयाबीन में। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं कि सोयाबीन को ना बेटा हम सिर्फ तेल के लिए यूज नहीं करते हैं, सोयाबीन से सोया चंक्स बना लेते हैं, सोयाबीन से सोया बड़ी बना लेते हैं, है ना, या सोयाबीन से सोया मिल्क बना लेते हैं, या सोयाबीन से सोया पनीर बना लेते हैं। अब आप पनीर बना लोगे तो ऑयल कैसे निकालोगे? नहीं निकालोगे ना, तो इसके तो और भी उपयोग हो सकते हैं, लेकिन इनके दूसरे उपयोग नहीं है। मूंगफली कितनी खाओगे तुम? 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, बस। साल भर थोड़ी बिकती है मूंगफलियां, बिकती है क्या? ठंड में बिकती है बस। उसके बाद उनका सारे का उपयोग काय के लिए किया जाता है? उसके बाद उनका सारा उपयोग किया जाता है तेल निकालने के लिए। डन है क्या? चलो अब आप एक टेबल बनाओ, उसमें आप लिखोगे फसलें और फसलों में कितना तेल पाया जाता है। कल हमने कैसी टेबल बनाई थी कि फसलें, याद हो गई क्या? याद हो गई क्या? चलो तो आज हम बनाएंगे फसलों के नाम और उनमें पाए जाने वाला तेल का परसेंटेज। तेल का परसेंटेज मतलब ऑयल की परसेंटेज, किस फसल में कितना ऑयल जो है वो पाया जाता है। डन है क्या? चलो सबसे पहले लिखो बेटा ग्राउंड नट। सबसे पहले क्या लिखोगे? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में कितना ऑयल पाया जाता है? मूंगफली में, मूंगफली, या ये हो जाएगा हमारा ग्राउंडनट। जल्दी बताओ ग्राउंडनट कितना है? ऑयल बेटा, ऑयल ऑयल। ग्राउंडनट में कितना ऑयल? 45%। ग्राउंडनट में कितना ऑयल? 45%। उसके बाद बेटा सोयाबीन, दूसरे नंबर पे क्या जाएगा? सोयाबीन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोयाबीन में पाया जाता है बेटा 20% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन? 20% प्रोटीन। ऑयल 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 लिखा है, ऑयल मतलब तेल। ठीक है, तो तेल कितना है इसमें सोयाबीन में? 20%। फिर आ जाती है आपकी सीसम। सीसम से हिंदी में क्या बोलते हैं? तेल। तेल में पाया जाता है बेटा 50% तेल। तेल में कितने परसेंट तेल? 50% तेल। तेल में कितना तेल? 50%। फिर आ जाएगा आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। इसमें भी पाया जाता है 45 से 50% ऑयल। काय में? सनफ्लावर में। सनफ्लावर मतलब ये हो जाएगा आपका सूर्यमुखी का तेल। काय का तेल? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में कितना? 45 से लेके 50 तक। फिर आ जाएगा बेटा आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब, अरे मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। मस्टर्ड मतलब हो जाती है आपकी सरसों, और सरसों में पाया जाता है 33 से 35% तक तेल। कितना तेल पाया जाता है?
33 to 35%। फिर आ जाएगा आपका कुसुम। कुसुम मतलब सेफ्लॉवर। कुसुम में भी बेटा कितना पाया जाता है? 30 से 35%। तो यही यहाँ लिख लो आप, सेफ्लॉवर। सेफ्लॉवर मतलब हो जाता है कुसुम। कुसुम में हो जाता है आपका 30 से 35%। 30 से 35% ऑयल। ये ऑयल आपको बेटा याद करना है। ऑयल क्या करना है आपको? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका अरंडी। अरंडी मतलब कैस्टर। अरंडी मतलब कैस्टर। कैस्टर मतलब हो जाती है अरंडी। इसमें पाया जाता है बेटा 50 से 55% तेल। कितने परसेंट? 50 से 55% तेल। ये सारी चीजें आपको बेटा याद करनी है। याद करनी है कि किस में कितना तेल पाया जाता है। मूंगफली में हमने प्रोटीन का परसेंटेज भी देखा था, तो मूंगफली में कितना प्रोटीन था? प्रोटीन बेटा, प्रोटीन 42 नहीं, 42 तो ऑयल है। मूंगफली में 26। कितने परसेंट है? 26। इसमें 26। और अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में कितना? 42। ये क्या है? अरे ये क्या है? ये प्रोटीन है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, और बाकी ये सारी चीजें याद रखनी है। डन है क्या? यहाँ से कंफ्यूज मत होना। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेंज में क्वेश्चन आएगा, आपको लगाने पड़ेंगे। ये कौन सी हो जाती है हमारी? ऑयल सीड फसलें। कौन सी फसलें हो जाती हैं? ऑयल सीड। यहाँ तक सबका डन है क्या? अरे यहाँ तक डन है क्या? लिखो जल्दी से। फिर हेडिंग डाल लो बेटा, फाइबर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप? फाइबर क्रॉप। एक बार बेटा इनके उदाहरण और लिख लो। उदाहरण और लिखवा देता हूं मैं सबके, इनके ऑयल सीड के। वैसे आपने लिख लिए हैं, बट एक बार और लिख लो। जगह है क्या लिखने के लिए? है, लिखो। आधे नाम तो यही आ जाएंगे, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, ये सब लिख लिए हैं आपने। ठीक है। इसके बाद अलसी। अलसी लिख ली है। अलसी के बाद सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के बाद कुसुम। कुसुम के बाद अरंडी, नारियल, है ना, ये सब है। ये आपकी बुक में सब लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे वो आइटम लिखवा रहा हूँ आपको जो आपको याद करने ही करने हैं, इनको नहीं छोड़ सकते हो। बाकी बुक में सारी डिटेल लिखी हुई है। डन है क्या? चलो अब लिखो बेटा, शक्कर वाली फसलें। काय की वाली फसलें? शक्कर। फाइबर डाल दिया हेडिंग क्या? डाल ली थी, चलो तो फाइबर लिख लो पहले। अब लिखो बेटा फाइबर क्रॉप्स है। अरे लिख लो फाइबर, लिखना तो सभी है ना। फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब रेसे वाली फसलें। रेसे वाली। रेसे वाली मतलब क्या होती है ये बताओ? रेसे मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर। बताइए। रेसे फाइबर क्रॉप मतलब बेटा ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हमको क्या प्राप्त होता है? जिनसे हमको बेटा रेशा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेशा। जिनसे हमको क्या प्राप्त होता है? रेशा मतलब फाइबर। जिसका उपयोग आप काय के लिए कर सकते हो? जिसका उपयोग आप रस्सी बनाने के लिए कर सकते हो, जिनका उपयोग आप कपड़े बनाने के लिए कर सकते हो। अरे ठीक है क्या? इस रेशे का उपयोग काय के लिए कर सकते हो? रस्सी बनाने के लिए कर सकते हो। इस रेशे का उपयोग काय के लिए कर सकते हो? अरे इस रेशे का उपयोग काय के लिए कर सकते हो? कपड़े बनाने के लिए कर सकते हो। इन रेशों का उपयोग आप खाने के लिए कर सकते हो। इन प्रकार की फसलों को हम क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप। ठीक है। तो द क्रॉप खाने के लिए भी करता, अभी मैं बताऊंगा ना सब। डन है क्या? इनको क्या बोलते हो आप? इनको बोलते हो आप फाइबर क्रॉप। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर फाइबर क्रॉप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो बेटा आंसर दो ना है हमको। क्या क्या आंसर दोगे? कपास। कौन सा दोगे? कपास। क्योंकि कपास से ही आपको सबसे उत्तम क्वालिटी का रेशा मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशा कौन सा होता है? कपास। तभी तो हम कपास को बोलते हैं किंग ऑफ फाइबर क्रॉप। इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? किंग ऑफ फाइबर क्रॉप। मतलब रेशे वाली फसलों का राजा कौन कहलाता है? कपास। अब ये बताओ, कपड़े कौन से पहनना पसंद करते हो? सूती कि टेलीकॉट वाले? कपड़े जो आप खरीदते हो कौन से पहनना पसंद करते हो?
कॉटन के ना, सूत सूत बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, सूत या फिर सूती कपड़े। तो वो कपड़े काहे से बनते हैं, वो बनते हैं कॉटन से। कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट गोल्ड या फिर सिल्वर फाइबर, लिख लो। कॉटन को हम, कॉटन को हम, ये सब लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। अब आप ये बताइए कॉटन के लिए बेटा कौन सा रिवॉल्यूशन चलाया गया था, कॉटन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी भारत में, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट, दूध के लिए कौन सी चलाई गई थी, तो वो तो कॉटन के लिए कह रहा है? तो अभी तो वो तुम बोल रहे थे बेटा कॉटन के लिए, तो बताओ फिर, लिखवा चुके हैं हम, डिटेल में पढ़ाया है तुमको। व्हाइट रेवोल्यूशन में छोड़ो, व्हाइट रेवोल्यूशन अमूल से लेके बेटा MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सब कराया है। क्यों आयुष, कराया है कि नहीं कराया है? तो फिर कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान, घास लेने गया क्या, झंडा लेने गया है, कौन सा, हाँ कॉटन वाला क्या है, सिल्वर फाइबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर मतलब रजत रेशा, कौन सा रेशा, रजत रेशा। या फिर इसे हम बेटा सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं, सफेद सोने के नाम से भी किसे जाना जाता है, कॉटन को। तो मैं तुमको बेटा एक एक चीज ना 10 बार लिखवा रहा हूँ, कितनी बार, और उसके बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो क्या मारी गई है तुम्हारी मती। चलो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेकंड नंबर का कि भाई दूसरे नंबर पे सर कौन सी क्रॉप है, तो आप ये बताओ और कौन सी क्रॉप है जिससे हमको फाइबर प्राप्त होता है, अरे बताओ भाई, पहले नंबर पे कौन सी हो गई, और दूसरे नंबर पे हो गई हमारी कौन सी बेटा, अरे जल्दी बताओ, दूसरे नंबर पे जूट, दूसरे नंबर पे कौन सी हमारी, जूट, दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई, जूट। जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं, इसलिए कौन सा रिवॉल्यूशन चलाया गया था, गोल्डन फाइबर, कौन सा चलाया गया था बेटा, और गोल्डन रिवॉल्यूशन कहाँ से संबंधित है, गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट से, आगे पार्ट और पीछे है हॉर्टिकल्चर से, कहा से, तो तुम यही पढ़ते हो, घर में कुछ नहीं पढ़ते हो, जो हम पूछते हैं पीछे पेज पलटाए, देख के आंसर दे दिया, है ना। बट तुम्हारे ब्रेन में अभी कोई भी मेमोरी फीड नहीं है, तो जल्दी से आज जाना 1 GB का मेमोरी कार्ड खरीद के दिमाग में डाल लेना, इस कान में से डाल लेना अंदर, 128 GB का डाल लेना, ठीक है, उसमें सेव करो, कॉपी लेके थोड़ी पेपर देने जाओगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्वीन कौन है, वो आपने सर किंग तो बता दिया फाइबर का, अब राजा के साथ कौन और चाहिए, रानी भी चाहिए, तो रानी किसको बनाओगे, जूट को। चलो अगर हम बात करें क्वीन की, अगर हम काय की बात करें बेटा, क्वीन की, तो क्वीन हो जाएगी आपकी कौन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक आपने नाम सुना है, रेशम, रेशम से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्क, इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, मतलब वाणिज्य की रानी, क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, वाणिज्य उद्योगों की रानी, वाणिज्य उद्योगों की रानी, वाणिज्य उद्योगों की रानी। या इसे हम क्वीन ऑफ फाइबर बोलते हैं, किसको, सिल्क या रेशम को। और इसे हम बोल देते हैं बेटा क्या, इसी को हम बोल सकते हैं रॉयल फाइबर, किस नाम से भी जानते हैं इसे हम, रॉयल फाइबर, रॉयल लोग पहनते हैं इसे, रॉयल फाइबर। तो तीनों के बारे में पता चला आपको, कपास के बारे में, उसके बाद बेटा जूट के बारे में, और उसके बाद आपको रेशम के बारे में, ठीक है क्या, हाँ भाई हर्षित, जूट, जूट, झूठ नहीं जूट। चलो डन है क्या, यहां तक क्लियर है क्या। चलो अब आप ये बताइए, क्या आपको किस चीज से जो है, कपास से आपको जहां से रेशा मिलता है, तो क्या जूट से भी वहीं से रेशा मिलता है, कपास के किस भाग से रेशा मिलता है, कॉटन में रेशा कहां से मिलता है, हैं, फल से, फ्रूट से, बताओ जल्दी बताओ,
रेशम है। कपास में क्या निकलता है? फूल निकलता है। तो मतलब फल से प्राप्त होता है, पक्का है। और जूट में है, तना से, स्टेम से, पक्का। अच्छा, और पाइनएप्पल में, अनानास, अनानास देखा है? अनानास से रेशा मिलता है क्या? है, बनाना से। बनाना से कहाँ से मिलता है भाई? चलो तो बेटा, रेशा प्राप्त होने के आधार पे, क्या प्राप्त होने के आधार पे? रेशा प्राप्त होने के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट विच इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। ठीक है क्या? मतलब किस पार्ट से आपको फाइबर मिल रहा है, मतलब किस पार्ट से आपको फाइबर मिल रहा है। ठीक है क्या? किस पार्ट से आपको फाइबर मिल रहा है, उसके आधार पे हमने इनको दो नाम दिए हुए हैं। कितने नाम दिए हुए हैं? दो नाम दिए हुए हैं। कितने नाम दिए हुए हैं बेटा? दो नाम दिए हुए हैं। कितने नाम? दो नाम, है ना। एक इस प्रकार के पौधे जिनके हमें स्टेम से या तने से रेशा प्राप्त होता है। कहां से? स्टेम से या फिर जिनके तने से हमको क्या मिल रहा है? रेशा मिल रहा है। और एक इस प्रकार का जो हमको तने को छोड़कर, काय को छोड़कर, तने को छोड़कर जब पौधे के किसी अन्य भाग से, किसी अन्य भाग से हमको रेशा मिले, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट द, एक्सेप्ट द स्टेम। ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या? ये दो चीजें क्या लिखी है मैंने बोर्ड पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तने को छोड़ के कहीं से ही प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनके तने से रेशा प्राप्त होता है, उस रेशे को हम बेटा बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बास्ट फाइबर। अरे किस नाम से जानते हैं? बास्ट फाइबर, याद रखना। और बेटा एक इस प्रकार का रेशा जो तने को छोड़ के किसी अन्य भाग से जब आपके पौधे को रेशा, पौधे से रेशा मिले, उसे हम बोलते हैं लिंट फाइबर। क्या बोलते हो? लिंट फाइबर। अरे क्या बोलते हो? लिंट फाइबर। याद रहेगा क्या? तो बास्ट फाइबर मतलब क्या? अरे बास्ट फाइबर मतलब क्या? जब आपको, हाँ, जब ऐसा जो पौधे का स्टेम रहेगा, इस स्टेम को आप तोड़ोगे, और इस स्टेम को तोड़ने के बाद इसको बेटा आप इस तरीके से, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? रेशा। क्लियर है क्या? इस प्रकार के रेशे को क्या बोलते हो? स्टेम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर। क्या बोलोगे इसे? स्टेम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर। और जब यहां से छोड़ने के अलावा, यहां से मान लो आपको पत्तियों से, इस पत्तियों में इस तरीके से रेशा है, आपने पत्तियों को लिया, इनको कुचला, और कुचलने के बाद इनसे रेशा निकाल लिया। अरे डन है क्या? मान लो आपको फूल से रेशा मिल गया, जैसे आप बोल रहे थे ना सर कपास में, कपास में कहां से मिलता है? अरे कपास में कहां से मिलता है? हैं? फूल से। कहां से मिलता है? फूल से। तो क्या वो तना है? तो कपास से मिलने वाले फाइबर को क्या कहेंगे? लेंट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब अगर आप इजीली समझ जाते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती, और नहीं समझते हो तो आप बोलोगे सर पता नहीं कहां से पेपर आ गया। डन है क्या? तो ये सब तो ऑब्वियस चीजें है ना। चलो अब उदाहरण लिखो बेटा। जैसे हो गया हमारा जूट, जैसे क्या हो गया? जूट। बास्ट फाइबर के यहाँ उदाहरण लिखो, यहाँ पे उदाहरण लिखो। जैसे हो गया आपका जूट, और हो गया हमारा मेस्टा, और क्या हो गया? मेस्टा। जूट हो गया आपका, मेस्टा हो गया। ये इनमें कहां से मिलता है आपको? इनमें आपको कहां से मिलता है? स्टेम से। कहां से मिलता है? स्टेम से। जैसे हो गया आपकी सनई, सनई का नाम सुना है आपने? सनई से हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे सनई से क्या बोलते हैं भाई? सनई मतलब हो जाएगा, आप सब आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे आगे तो चीजें पता चलेंगी। सनई मतलब क्या हो जाता है? सनहेम। सनई मतलब क्या हो जाता है? अरे सनई मतलब क्या हो जाता है? सनहेम। उसके बाद आ गई अपनी लिंसीड। उसके बाद क्या आ गई? लिंसीड। लिंसीड मतलब अलसी। लिंसीड मतलब क्या हो जाती है आपकी? अलसी। ये हमारी ऐसी फसलें हैं
जिनसे हमको रेशा प्राप्त होता है, और कौन से वाले भाग से? तने वाले भाग से। कौन से वाले भाग से? तने वाले भाग से। तो तने वाले भाग से मतलब बास्ट फाइबर। क्या बोलोगे? बास्ट फाइबर। अगर हम बात करें लिंट फाइबर की, काय की बात करें बेटा? लिंट फाइबर की। तो लिंट के फाइबर में उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? पहले नंबर पे क्या लिखूं? कपास। कपास में कहां से प्राप्त होता है? फ्रूट से। कहां से? फ्रूट, या जिसे हम बोलते हैं फल से। अरे डन है क्या? है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखो पाइन एप्पल। पाइन एप्पल से हिंदी में क्या बोलते हैं? अनन्नास। अनन्नास से कहां से मिलता है बेटा? लीव्स से। लीव्स मतलब, अरे लीफ से हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ती। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा एक और पौधा जिसका नाम है अगेव। अगेव से भी कहां से प्राप्त होगा? लीफ से प्राप्त होगा। अरे डन है क्या? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पपाया के किस भाग से, सॉरी पपाया नहीं, पाइन एप्पल के किस भाग से आपको रेशा प्राप्त होता है, तो क्या बोलोगे? पत्ती। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइन एप्पल के रेशे को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? लिंट फाइबर। क्या बोलते हैं? लिंट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसके रेशे को लिंट फाइबर नाम दिया जाता है, ऑप्शन में होगा मेस्टा, सनई, अलसी और पाइनएप्पल, तो क्या लगाओगे? पाइनएप्पल। क्यों लगाओगे? क्योंकि इसका रेशा हमको तने के भाग को छोड़ के काय से मिल रहा है? या तो पत्ती से मिल रहा है या फिर फ्रूट से काय में मिलता है? कपास में। और पत्ती से काय काय में मिलता है? अरे डन है क्या ये? तो रेसे वाली कहानी खत्म। रेसे वाली कहानी खत्म। राजा रानी समझ लिया। डन है क्या? चलो अब अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो बेटा, शक्कर वाली फसलें। कौन सी वाली फसलें? शक्कर वाली फसलें। शक्कर वाली फसलें, शुगर क्रॉप। ऐसे हम बोलते हैं क्या? शर्करा वाली फसलें। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो ये हमारी बेटा कौन सी? ऐसी फसलें जिनसे हमको क्या मिलता है? शुगर मिलती है। ये तो आप बता ही सकते हो, तभी इनको हम क्या बोलते हैं? शुगर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है क्या? शुगर क्रॉप अगर हम देखें तो गन्ना हमारी सबसे प्राचीनतम, या गन्ने को हम मेनली उपयोग करते हैं काय के लिए? शक्कर के लिए। काय के लिए बेटा? शक्कर के लिए, है ना। हाँ, जूस भी अपन पियेंगे, जूस भी अपन ही पियेंगे, शक्कर भी अपन खाएंगे। ठीक है क्या? अरे डन है क्या? है। शक्कर एक संस्कृत भाषा का शब्द शर्करा से लिया गया है। गन्ना जो है, गन्ने का नाम होता है सैकेरम। गन्ने का नाम क्या होता है? सैकेरम। हाँ नहीं, इसका बॉटनिकल नेम सैकेरम ऑफिसिया नेरम। ये जो सैकेरम है, ये जो सैकेरम है बेटा, ये संस्कृत के शब्द शर्करा से लिया हुआ है। काय से लिया हुआ है? शर्करा। अरे डन है क्या? गन्ने में पाई जाती है क्या? शक्कर। क्या पाई जाती है? शक्कर। अब और उदाहरण लिख लो शक्कर वाली फसलों के। शक्कर वाली फसलों के और अन्य उदाहरण लिख लो। चलो पहले नंबर पे हो गया गन्ना। दूसरे नंबर पे लिखो चुकंदर। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? चुकंदर। शुगर बीट। शुगर बीट। पहले नंबर पे आपका हो गया क्या? गन्ना। गन्ना से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। फिर हो गया आपका क्या? शुगर बीट। फिर हो गया आपका शुगर पाम। शुगर पाम। शुगर पाम। ठीक है क्या? सुगम सॉरी, शुगर पाम से बेटा हम ताड़ का पेड़ बोलते हैं। देखा आपने ताड़? ताड़ वृक्ष देखा है? ताड़, हाँ वही है ये। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ताड़। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चुकंदर। इसे क्या बोलते हैं? चुकंदर। तो गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, शुगर पाम हो गया, और एक हो जाती है हमारी ज्वार। ज्वार देखी आपने? सोरगम। सोरगम में कुछ ऐसी मीठी किस्में हैं। सोरगम हमारी जो है, सोरगम मतलब ज्वार, सारी ज्वार से नहीं मिलता है हमको। ज्वार की कुछ कैसी है? स्वीट वेराइटी है। स्वीट वेराइटी है, या ज्वार में कुछ मीठी किस्में हैं, वहां से हमको क्या मिलता है? वहां से हमको शक्कर मिलती है। डन है क्या? कौन कौन सी फसलों से आपको शक्कर मिलती है बेटा? अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। शुगर बीट, शुगर बीट और शुगर केन। चलो डन है क्या? चलो अब लिख लो बेटा चारे वाली फसलें। लिखो चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें। चारे वाली मतलब क्या हो जाएंगी?
जिनसे हमको फॉडर मिलेगा, मतलब चारा मिलेगा, है ना। चलो लिखो हेडिंग, इसको आगे बढ़े हैं। चलो, फॉडर क्रॉप, फॉडर। अभी तो बेटा तुम्हारा चालू नहीं हुआ है ना। चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें। तो चारे वाली फसलों की अगर मैं बात करूं तो इसका राजा कहा जाता है बेटा किसको? बरसीम को। और रानी का क्या लिखवाया था मैंने? जल्दी बताओ, रानी का क्या लिखवाया था? हैं? रानी का लिखवाया था मैंने रिजिका, या इसे हम बोलते हैं बेटा लूसन, या इसे हम अल्फा अल्फा के नाम से जानते हैं। अरे डन है क्या? और बरसीम, हमारी बरसीम को हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। और क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप कौन है? क्वीन कौन है? हाँ, बरसीम को बेटा बरसीम बोलते हैं। बरसीम को इंग्लिश में बरसीम के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है क्या। और रिजिका को हम इंग्लिश में लूसन या फिर अल्फा अल्फा के नाम से जानते हैं। अरे डन है क्या? है, सबका डन है। चलो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डालो। अभी तक आपने कितने क्लासिफिकेशन कर लिए? सबसे पहले हमने कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा? बताओ। अरे पेज पलटाओ भाई। कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ लिए? कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ ले? अरे ये नहीं, क्लासिफिकेशन सबसे, जब हमने याद किया था ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेस पे कितनी प्रकार की फसलें हैं? रबी, खरीफ और जायद। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा। दूसरा क्लासिफिकेशन काय का? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। उसके हिसाब से कौन कौन सी? बताओ बताओ। हाँ हाँ, पल्सेस, फॉडर क्रॉप, ठीक है क्या। चलो फिर लिख लो बेटा आप, इसी में और लिख लो, और दो चार और लिखा देता हूं मैं। वैसे तुम लोग ये बाद में भी पढ़ोगे, बट लिख लो एक बार, ताकि अभी तुमको चीजों के बारे में पता चल जाए। शुगर के बाद लिख लिया। फिर लिखो बेटा मेडिसिनल क्रॉप। अगला लिखो मेडिसिनल क्रॉप। जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा बाकी इनमें समझाने। मेडिसिनल क्रॉप, हिंदी में हम बोलते हैं बेटा इनको औषधीय फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, जैसे चाय हो गया, चाय के बाद बेटा अपना पुदीना हो गया, लहसुन हो गई, प्याज हो गया, है ना, शिलाजीत हो गया, सर्पगंधा हो गया, मूसली हो गया। ये सारी कौन सी फसलें हैं? मेडिसिनल क्रॉप। अरे ठीक है क्या, लिख लिए नाम मेडिसिनल क्रॉप के? अच्छा लिखो आप। पुदीना, पुदीना देखा है? मिंट बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? मिंट, ठीक है क्या। उसके बाद बेटा लहसुन और प्याज, अनियन और गार्लिक। सर्पगंधा, सर्पगंधा, हिंदी में भी सर्पगंधा बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी सर्पगंधा, SARPGANDHA, सर्पगंधा। शिलाजीत, SILA, और जीत, GEET, शिलाजीत। मूसली, मूसली बेटा एक दवाई है सफेद मूसली, उससे जो आपने आयुर्वेदिक दवाइयां देखी है क्या? आयुर्वेदिक दवाइयां, उसमें सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, मुंह बोल जाती है ना मूसली, हाँ। हाँ, तुलसी भी है, तुलसी भी लिख लो। नीम भी लिख सकते हो, नीम। हाँ हाँ, हल्दी तो बेटा अपनी वो स्पाइसेस में आ जाती है। हल्दी स्पाइसेस में आ जाती है, ठीक है। तुलसी इसमें आ जाती है। तुलसी, तुलसी से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुलसी ही कहते हैं, ठीक है। तुलसी से क्या बोलते हैं? तुलसी बोलते हैं। पौधों के नाम इंग्लिश में, केला को इंग्लिश में बनाना बोल देते हैं क्या? और आम को मैंगो बोल देते हैं।
नीम को नीम ही बोलते हैं, तुलसी को तुलसी बोलते हैं। डन है क्या? चलो इसके बाद बेटा आप लिखोगे आप वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल क्रॉप तो तुमको पता है, सारी जितने भी वेजिटेबल है वो सब कौन सी होती है हमारी, सब्जी वाली फसल है। उसके बाद फल वाली सब्जी, फल भी आपको पता है, जितने भी हमारे फल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फल वाली सब्जी। उसके बाद देखो बेटा नशे वाली फसलें, नशा नशा है, लिखो नशे वाली फसलें, नशे वाली, हाँ बेटे ये तो तुझे पूरी पता है। नशे मतलब हम बोलते हैं स्टिमुलेंट, नशे वाली फसलों से क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट करो। अच्छा ये बताओ चाय क्या है हमारी, नशा वाली फसल है? कैसे पता है, होता है तेरे साथ ऐसा, ये सोच बना ली है क्या तुमने ऐसी है? हाँ हाँ, तो मतलब नशा हो गया बेटा तुम्हें चाय का। चलो तो सबसे पहले चाय का उदाहरण लिख लो, चाय, चाय के बाद तमाकू, तमाकू के बाद आ जाएगी चाय को टी, 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 अरे भाई चाय मतलब हो जाती है टी, टी के बाद आ जाती है हमारी कॉफी, चाय के बाद कॉफी, कॉफी के बाद तमाकू, तमाकू से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोबैको, ठीक है क्या, वो है ही तमाकू ही है वैसे वो। तमाकू के बाद हो जाती है आपके बेटा अफीम, क्या जाती है, अफीम, हाँ बेटा ओपियम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ओपियम, क्या बोलते हैं, ओपियम, बट ये हिंदी के नाम चलते हैं इनके, ठीक है, ओपियम। ये सारी कौन सी फसलें हैं बेटा आपकी, नशे वाली, गांजा, हाँ ओपियम, ओपियम, फिर कोकेन, है ना, ये सब इसी के प्रोडक्ट हैं, सब इसी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है क्या। कोई कोई दूसरे पौधों से भी बनते हैं, बट वो उनका मतलब जो तुम नाम ले रहे हो वो प्रोडक्ट है। जैसे चिप्स, चिप्स का पेड़ होता है क्या, आलू से बनती है ना, ऐसे ये जो जितनी भी चीजें हैं ये किसी ना किसी पेड़ के उत्पाद हैं, ठीक है क्या। चलो ये हो गए हमारे काय के आधार पे बेटा, ये हमने पढ़ा काय के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस, कि भाई आप शक्कर वाली फसलों को बेचोगे तो शक्कर मिलेगी, नशे वाली फसलों को बेचोगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, पैसा, सब्जी वाली फसलों को मिलोगे तो क्या मिलेगा, पैसा, पैसा मतलब आर्थिक, आर्थिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्थिक मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब होता है पैसा। तो ऐसी फसलें जिनको हम आर्थिक उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे हमने गेहूं को बेचा तो पैसा मिला, दाल को बेचा तो पैसा मिला, मिला कि नहीं मिला, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। अब आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, डालो हेडिंग, हाँ अब लिखो अगली हमारा क्लासिफिकेशन, अगला क्लासिफिकेशन क्या जाएगा, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब जीवन काल के आधार पर, आपका जीवन काल कितने समय का है, पक्का है, 50-60 साल, हाँ तो मतलब ये क्या है आपका, ये क्या है आपका जीवन काल, ये क्या है आपका जीवन काल। फसलों का जीवन कितने कैसा, फसलों के जीवन को कैसे नापोगे बेटा, अरे बताइए, ये मैंने तुमको बताया था ना, होने से आज आज होगा और तुमने आज ही काट दिया तो बोलोगे हाँ यार इसकी तो जीवन खत्म, तो कैसे पता चलेगा तैयार, हाँ भाई 100 बार बता दिया है, बीज से बीज तक, ठीक है, तो बीज तो फिर भाई कह रहे तो बेटा टिके क्यों नहीं रहते तो तुम्हारे सवाल पे, नहीं नहीं क्यों, तो अगर हमने तुमको बताया तो फिर तो हमको बताओ ना कि सर ये तो बताया था आपने, बीज से बीज तक तो बोला था, है ना, हम जो नहीं पलट रहे ना, मैंने तो यही बताया था, आज भी हमको ही बता रहे हैं। तो फसलों का जीवन कब से कब तक होता है, बीज से बीज तक। फसलें हमारे, फसलें अपने जीवन को 2 चरणों में पूरा करती हैं, कितने चरणों में पूरा करती हैं, 2 चरणों में, जल्दी बताओ कितने चरणों में, फसलें अपनी जिंदगी 2 चरणों में पूरा करती हैं। पहले समय को, पहले समय को आप बच्चों जब फसलें अपने जड़ तना पत्ती का विकास करती हैं, काय का, जड़ का, तना का, पत्ती का विकास करती हैं, काय का विकास करती है बेटा, जड़ तना पत्ती। अब आप ये बताओ क्या हमारे बीज अंकुरित होता है और फूल निकल जाता है क्या उसमें तुरंत, है, क्यों देवांश क्या निकलता है फिर पहले तना बनेगा, फिर जड़ बनती है,
फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर पत्तियां लगती हैं। ऐसा ही होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक डाला वो बेटा मक्के का बीज और चार चार बीज निकले आए आप है, ऐसा नहीं होता ना। तो इस प्रकार के सबसे पहले पौधा जब अपने जीवन को कंप्लीट करने में, मतलब जब सीध से बीज से आपका एक पौधा निकलता है तो सबसे पहले क्या निकलती है उनमें? जड़, तना और पत्ती। इस वाले प्रक्रिया को या इस वाले ग्रोथ को हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसे हम? वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज या ऐसे हम बोलते हैं वानस्पतिक अवस्था। क्या बोलते हैं? अरे कौन सी अवस्था? वानस्पतिक अवस्था। अच्छा, वानस्पतिक मतलब क्या होता है? वानस्पतिक मतलब होता है वनस्पति। वानस्पतिक मतलब क्या होता है? अरे वानस्पतिक मतलब क्या होता है? वनस्पति। वनस्पति मतलब जड़ से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट्स। स्टेम से तना और पत्ती से लीफ। डन है। इसके बाद जब ये ग्रोथ पूरी हो जाती है पौधे की, फिर पौधा अपने दूसरी जीवन काल में एंटर करता है। उसमें क्या होता है? उस जीवन काल में क्या बनता है? फूल में, पेड़ में क्या बनता है? फूल। और फूल में क्या लग जाते हैं फिर? फूल के बाद फल और फल में बीज। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो मतलब फूल से लेके बीज तक का सफर। इस वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? हाँ, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रजनक अवस्था। अरे डन है क्या? आप किसी भी पौधे का एग्जांपल लेके देख लेना, आपने जितनी भी फसलें लगाई हैं सब में ऐसा ही होता है। पहले कौन सी अवस्था आती है? वेजिटेटिव फेज। और फिर कौन सी अवस्था आती है? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी आती है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। और जब पौधा इन सारी अवस्थाओं को कंप्लीट कर लेता है तो क्या हो जाती है उसकी जीवन? कंप्लीट। अरे डन है क्या? तो ऐसे पौधे, कैसे पौधे? ऐसे पौधे जो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी ही प्रक्रियाएं एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने साल में? एक साल में। कितने साल में? एक साल में। अरे डन है क्या? ऐसे पौधे जो ये सारी कौन कौन सी सारी प्रक्रियाएं, मतलब अपनी वेजिटेटिव अवस्था भी और अपनी रिप्रोडक्टिव। ट्वेल्थ वाले बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। ट्वेल्थ वाले क्या लिखेंगे? जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि जीवन काल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, क्या करना है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आप बोलोगे देयर आर टू स्टेजेस। आप क्या बोलोगे पहले? कि देयर आर टू स्टेजेस इन अ लाइफ ऑफ प्लांट्स। पहली स्टेज से क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव स्टेज। इन वेजिटेटिव स्टेज द प्लांट कंप्लीट्स देयर रूट्स, शूट एंड लीफ डेवलपमेंट। तो ये सब तुम लिख सकते हो। अरे रामायण तो लिख सकते हो ना। अगर मैं तुमको प्रॉपर चीजें बता दूं तो ये रामायण तो तुम लिख सकते हो, तो ये तुम लिखते रहना, है ना। और जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे पौधे जो दोनों चीजें एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं, कितने साल में कंप्लीट कर लेते हैं? एक साल में, उनको हम बोलते हैं बेटा एक वर्षीय पौधे। क्या बोलोगे? एक वर्षीय पौधे या एक वर्षीय फसलें। इंग्लिश में बोलोगे एनुअल क्रॉप। क्या बोलोगे? एनुअल क्रॉप। तो एनुअल क्रॉप्स क्या होती हैं बताइए? क्वेश्चन पूछा जाएगा एनुअल क्रॉप्स क्या होती हैं, क्या बताओगे? जो क्या है? जो अपना जीवन चक्र या जो अपनी लाइफ साइकिल कितने जल्दी खत्म कर लें? एक साल में। अब आप ये बताइए जितनी भी आप फसलें लगाते हो कितने साल लगते हैं उनको? जो आप फसलें लगाते हो ना अपने खेत में, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, लेकिन एक साल से कम लगता है। अरे लगता है कि नहीं लगता है? तो हमारी सारी फसलें क्या हो जाएंगी? एनुअल क्रॉप। कौन सी हो जाएंगी बेटा? एनुअल क्रॉप। अगर मैं आपसे पूछूं गेहूं क्या है? गेहूं क्या है? एनुअल क्रॉप है। धान, मक्का, जौ और बाजरा क्या है? एनुअल क्रॉप है। डन है क्या? चलो, अब ऐसी फसलें जो अपनी लाइफ साइकिल को कितने साल में कंप्लीट करती हैं? अरे जल्दी बताओ। अरे कितनी साल में? तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बाय एनुअल क्रॉप। क्या बोलेंगे? बाय एनुअल। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विवर्षीय फसलें। क्या बोलोगे बेटा? द्विवर्षीय फसलें। मतलब ऐसी फसलें जो अपने जीवन काल को 2 साल में कंप्लीट कर लेती हैं। पहले साल में क्या करेंगे ये? पहले साल में ये वाला कार्यक्रम चलेगा इनका, और दूसरे साल में ये वाला कार्यक्रम चलेगा। अरे डन है क्या? जैसे आपका गेहूं है, गेहूं में 2.5 महीने ये काम चलता है। कितने महीने?
और 1.5 महीने में ये काम हो जाता है, तो 5 से 6 महीने में गेहूं अपना तैयार हो जाता है। लेकिन 1 साल से कम समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वो गेहूं क्या कहलाएगा हमारा? एनुअल क्रॉप, है ना, बता रहे हैं। लेकिन ऐसी जो हमारी 2 साल में कर लें, जो हमारी कितने साल में कर लें? 2 साल में, उनको क्या बोलोगे? बाय एनुअल। उदाहरण के लिए बेटा क्या हो जाएगा? गुआवा 2 साल में बेटा, आम तूने आज लगाया, 2 साल बाद फल दे के बीज बना देगा? लीची बना देगा क्या? केला 2 साल में बन जाएगा? अमरूद का पेड़ बड़ा होकर फिर से अमरूद लग जाएगा उसमें 2 साल में? है, बताओ। है, तो फिर 2 साल में तो नहीं हो रहे ना, तो बताओ। है, है, नर्सरी में भी नहीं आते बेटा, नर्सरी में कैसे आ जाएंगे? तो वो तो छोटे वाले, पौधा छोटा है लेकिन उसकी उम्र थोड़ी छोटी है। अब मान लो एक बच्चा, एक कोई आदमी छोटा 35 साल का, तो ये बोले कि छोटा है सर, ये 35 साल थोड़ी है। ऐसा भी तो होता है ना, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा साहब। क्यों करे, गड़बड़ है कि नहीं? चलो उदाहरण लिख लो, उदाहरण रट लेना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 12वीं में भी पूछते हैं और 11वीं में भी पूछते हैं, और आपके जो भी पेपर होता है सब में पूछते हैं। उदाहरण के लिए लिखो प्याज, हाँ सेकंड बाय एनुअल में, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर। उदाहरण में क्या लिखोगे? प्याज, लहसुन, इंग्लिश में लिख लोगे मूली, गाजर। मैंने क्या बोला है? 2 साल मतलब कैसे? ये नहीं कि बीज से बीज तक। तुम तो मूली उखाड़ के लेके खा जाते हो ना, बीज बनने देते हो क्या उसमें? बीज से तो बेटा तभी तो तुम सुनोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें। सबसे पहले तो मैंने तुमसे यही सवाल पूछा था ना कि जीवन चक्र मतलब क्या। अगर तुमने वहां से सुना होता तो कंफ्यूजन नहीं होता ना। अब तुम अरे सर प्याज तो हम अभी लगाई थी और उखाड़ के खा गए, तो वो नहीं, वो तो तुमने उसका पूरे डेवलप नहीं होने दिया ना, डेवलप नहीं होने दिया। प्याज क्या है? गाजर मूली जड़ें हैं, गाजर मूली क्या है? तो तुमने जड़ खाई है ना। क्या उसमें तुमने फूल बनने के बाद उसके फिर से बीज बनाए? नहीं बनाए ना। उसमें कितना साल लगता है? 2 साल। अरे डन है क्या? प्याज, मूली, गाजर, गाजर के बाद क्या हो जाएगा आपका? लहसुन, लहसुन के बाद बेटा दूसरे नाम लिखोगे चुकंदर, चुकंदर। अब बता रहा हूं अभी, बरसीन, रिजका, रिजका। ये आपकी कैसी है बेटा? ये सारी आपकी बाय एनुअल क्रॉप्स हैं। ये क्या है बेटा? ये सारी बाय एनुअल क्रॉप्स हैं। और जितनी भी आपकी गोभी वर्गीय होती हैं, गोभी बरी, अरे यार तुम बेटा, एक तो तुम ना भूत आदमी हो, तुमको इनके नाम भी हिंदी में नहीं पता। चलो प्याज से बोलते हैं क्या? लहसुन से, मूली से, गाजर से, चुकंदर से, बरसीम से, अरे अभी बताया था, रिजका से, अभी बताया था, गोभी वर्गीय से, कोल क्रॉप्स। गोभी वर्गीय से क्या बोलते हैं? कोल क्रॉप। अरे डन है क्या? यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। क्योंकि तुम सोचोगे यार सर मूली तो लगाई थी और उखाड़ खा गए, तो बीज खा गए क्या तुम मूली के? जड़ खा गए ना उसकी, तो बीज से बीज तक। अब फिर सर आम कहाँ गया? आम कहाँ गया भाई, ये बताओ। पॉलीक्रॉप मतलब क्या होता है? जो पो, पो, चलो तो अब तीसरे नंबर पे वो लिख लो, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो अपना क्या करने में बेटा? जीवन चक्र पूरा करने के लिए। कौन सी चक्र पूरा करने के लिए? जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितना समय लेती हैं? अरे कितना समय लेती हैं? 2 साल से अधिक। अरे डन है क्या? 2 साल से अधिक समय लेती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बेटा पेरेनियल। क्या बोलते हैं?
पेरेनियल या फिर बहुवर्षीय फसलें। कौन सी फसलें? बहुवर्षीय फसलें। अरे डन है क्या? अरे डन है क्या? ऐसी फसलें जो कितना समय लेती हैं अपना जीवन चक्र पूरा करने में? 2 साल से अधिक। उन फसलों को हम क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय फसलें। क्या बोलते हैं बेटा? बहुवर्षीय फसलें। उदाहरण के लिए जितनी भी आपकी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप हो गई, काई की जितनी भी आपकी फल वाली क्रॉप हो जाती हैं वो सारी क्या होती हैं? अरे फल वाली सब्जियां क्या सारी क्या होती हैं? अरे जल्दी बताओ। पेरेनियल। आपका गन्ना, गन्ना क्या है? गन्ना मतलब शुगर केन। शुगर केन भी क्या है बेटा? पेरेनियल। ठीक है क्या? आपकी अरहर क्या हो गई? अरहर मतलब पिजन पी। पिजन पी। आपका हो गया कपास। क्या हो गया बेटा? कपास। कपास कपास मतलब कॉटन। ये सारी क्या हो जाती हैं आपकी? अरे ये सारी क्या हो जाती हैं? पेरेनियल क्रॉप। कितना समय लेती हैं ये? 2 या 2 से अधिक साल। अरे डन है क्या? कोई डाउट नहीं है क्या? चलो डन। एक बार रुको, पहले रिवीजन कर लो उसके बाद।